नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में हो रही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए ये चुनौती है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटनाएं सामने आई हैं, इसको लेकर सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में हाई लेवल बैठक भी की जा चुकी है। मानव वन्य जीव संघर्ष में जिन लोगों की मौत हो जाती है, उन्हें 4 लाख दिए जाने वाली धनराशि को 10 लाख किया गया है। जो लोग घायल होंगे उनके स्वास्थ्य की देखरेख करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और निःशुल्क में उन्हें उपचार दिया जाएगा। इसके लिए वन विभाग समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को भालू ने हमला किया है उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहां मानव वन्य जीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि इस साल तमाम चुनौतियों के बावजूद यात्रा ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। सीएम ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आपदा जैसी परिस्थितियों के चलते यात्रा कई बार बाधित हुई और लगभग 3 महीने तक प्रभावित भी रही। इसके बावजूद रिकॉर्ड 51 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने यात्रा संचालन में जुटे सभी तीर्थ पुरोहितों, पल्ला समाज, धार्मिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, प्रशासनिक अमले और घोड़ा खच्चर संचालकों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से श्रद्धालुओं की सुगम और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिला। सीएम धामी ने बताया कि अब सरकार शीतकालीन यात्रा की तैयारियों में जुटी है और इसे व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जाएगा। बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पल्ला समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। चला गया। अल्मोड़ा में केंद्र सरकार की पहल पर इंडियन ऑयल के जरिए अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के चारों जनपदों के 1199 मेधावी निर्धन परिवार के स्कूली छात्राओं को टेप वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने शिरकत की, जहां इस मौके पर उन्होंने करीब 300 से अधिक कई स्कूलों के छात्र छात्राओं को केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने टेप प्रदान किए हैं। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि डिजिटल के दौर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संसाधन होना आवश्यक है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को और श्रीमान राठौड़ जी को और उनके सभी साथियों को, जिनके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ स्कूलों के बच्चों को, छात्र छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए गए हैं और जो कि अपने आप में एक आज की शिक्षा की पढ़ाई के लिए बहुत आवश्यक है। और बच्चों को ये टैबलेट देने के बाद बच्चे बहुत उत्साहित हैं और खुश भी हैं और उनको शिक्षा में योगदान मिले उसमें ऐसा प्रयास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। तो मैं थैंक्स कि हमारे बच्चों को ये प्रदान किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के 2047 वाले बयान पर दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। अखिलेश ने कहा था कि वो खुद ही नहीं रहेंगे धरती पर, बेमतलब की बातें
कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी नेता लगातार पलटवार कर रहे। उसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को संस्कारहीन बताते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इस प्रकार के हो, आज चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या अभी जहां चुनाव हुआ है तेजस्वी यादव, ये सब अपने क्योंकि उनके माता पिता को उनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए थे, घर के बड़े बूढ़ों को अच्छे संस्कार सिखाने जाने चाहिए थे। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ने तो उनकी दादी से लेकर उनकी माताजी, उनकी बहन, किसी ने भी ये संस्कार नहीं सिखाए। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र हैं, उनको भी अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ तो एक संस्कृति है, संस्कार है कि अपने से छोटों का भी बहुत सम्मान किया जाता है, उनके प्रति भी व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं रखा जाता है। मैं समझ सकता हूं कि जिस प्रकार से आने वाले राज्यों के जितने भी चुनावों के परिणाम आ रहे हैं, उससे अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का बयान देना, उनका मानसिक संतुलन किस स्तर पर पहुंच गया है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम में शुमार बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए, जहां इस अवसर पर करीब 5000 श्रद्धालु कपाट बंदी समारोह के साक्षी बने। तो वहीं इस मौके पर बद्री विशाल के दरबार को फूलों से सजाया गया, जिससे धाम की छटा देखते ही बन रही थी। श्रद्धालुओं की उपस्थिति में रावल अमरनाथ नमूद्री ने परंपरागत रीति रिवाज से कपाट बंद किए और इस मौके पर बद्रीनाथ धाम को 12 क्विंटल गेंदों के फूलों से सजाया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार चल रहे पुलिस चेकिंग अभियान में संदिग्ध की धरपकड़ के लिए पुलिस ने फिर रायवाला कोतवाली के बाहर चेकिंग चलाया। तो वहीं इस चेकिंग में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों पुलिस अफसर और सिपाही शामिल रहे, जहां इस दौरान सीपीयू की टीम भी इस चेकिंग में अपना अहम योगदान देती हुई दिखाई दी। इस चेकिंग अभियान में पुलिस ने जमकर बस, ट्रक, टेम्पो, टैक्सी आदि की चेकिंग की है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बयानबाजी का सिलसिला तेज हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। कांग्रेस के चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने दावा किया कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2027 में पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी ने जवाब देते हुए पार्टी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि हरक सिंह रावत को असलियत को समझकर बात करनी चाहिए। ये भी कहा कि आज देश भर में बीजेपी की सरकार बनेगी क्योंकि जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ है। मैं कहूंगी कि वो बड़े हरक सिंह रावत जी कोई आज के नहीं, बड़े पुराने और सीजन्ड नेता हैं। उनको भी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो असलियत है, उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम असलियत से परे बात करते हैं तो लोग हमसे सरोकार नहीं रखते हैं। तो जनता हमसे सरोकार रखे, माने कि हाँ जी ये कह रहे थे नेताजी और बिल्कुल सही बात कही, तो ऐसी कोई बात उनको करनी चाहिए। आज हमने बिहार में देखा, आज आप बंगाल में देखेंगे और आप आगे भी देखेंगे कि लगातार हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। पौड़ी क्षेत्र में गुलदार के बढ़ते आतंक के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी। गडोली ढांडरी लिंक रोड तिराहे पर ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है और साथ ही आतंक का पर्याय बने गुलदार को मारने की मांग दोहराई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग केवल ट्रैकुलाइज करने के नाम पर गुमराह कर रहा है, जबकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य अनुज कुमार ने बताया कि गुलदार को ढेर करने के आदेश पहले जारी हो चुके हैं। विभाग प्रक्रिया के तहत पिंजरे, ट्रैप कैमरे और गश्त बढ़ाने जैसे कदम उठा रहा है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब तक गुलदार के आतंक से राहत नहीं मिलती तब तक उनका धरना जो है वो जारी रहेगा। ऐसा नहीं चलेगा ना। जो लगातार पिछले 4 दिन से हम लोगों का सहयोग बराबर कर रहे हैं
और रही बात आदेश की, तो मुझे नहीं लगता कि जिला पंचायत साहब को कोई जानकारी होगी। सबसे पहले तो आज तीसरा दिन हमारे धरने को हो गया है और जिला पंचायत साहब नदारत है वहां से। और जनता, पूरे क्षेत्र की जनता, जिस जनता ने उनको चुनाव जितवाया है, वो जनता आज सड़क पर बैठी हुई है। अगर वो इतने योग्य और इतने काबिल होते तो आज उनके क्षेत्र की जनता सड़क पे नहीं बैठी होती, उनको उनके साथ होना चाहिए था। अगर ठीक है वो इस योग्य नहीं थे, पर कम से कम अपनी जनता के साथ बैठे तो रहते। आज हम भी पब्लिक के साथ खड़े हैं, हमारा गांव है, हमारा क्षेत्र है, हमारे लोग हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। रही बात, आपने कहा कि उन्होंने कहा कि उसके आदेश हो चुके हैं, शासन प्रशासन सब जगह उनकी बात हो रही है, तो वो इस बात को मीडिया के सामने न कहकर इस बात को धरना स्थल पर आकर जनता को क्यों नहीं बता रहे? मैं क्षेत्र की जनता को सूचित करना चाहता हूं कि जहां पे ये घटना हुई थी, डोभाल ढंडरी गांव में जो घटना हुई थी, ये गुलदार से यहाँ पे हमला हुआ था एक महिला पे, तो मैं वहां पे उस स्थान पे तो नहीं जा पाया, पर मैं हॉस्पिटल में उपस्थित रहा और वहां पे जो भी प्रक्रिया हुई मैं वहां पे अपना योगदान दिया। और अभी भी मैं वहां से हॉस्पिटल से होके आ रहा हूं और उनका हालचाल जाना, और मैंने सीएमओ जी से भी बात की उनके लिए कि गाड़ी की व्यवस्था की जाए उनको छोड़ने के लिए। और रही बात क्या बोलते हैं, अपने सदन में मैंने अपने सदन के माध्यम से भी मैंने बात की थी, जो हमारा जिला पंचायत का सदन हुआ था, हमने सभी सदस्यों ने बात उठाई थी कि जंगली जानवरों पे एक सख्त कानून होने चाहिए, कि इसको आम घोषित करना चाहिए। इसको आदमखोर गुलदार से हमारे बच्चों को मुक्ति दो। उत्तराखंड में 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस रजत जयंती के उपरूप में मनाया गया और अब तक प्रदेश में रजत जयंती मनाई जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, कितना अभी बाकी है, उस पर बीजेपी नेता हेमराज बिष्ट का कहना है कि हमारा उत्तराखंड 25वीं रजत जयंती मना रहा, जो कि हर्ष का विषय है। किसी बच्चे को पैदा होने से लेकर जवान होने में भी बहुत समय लगता है, तो वैसे ही उत्तराखंड जब स्थापना हुई थी और आज हम 25वीं हमने रजत जयंती मनाई है, थोड़ा समय लगता है। लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जब 25 साल पहले हम अगर जाते हैं तो जो प्रदेश में ढांचा था वो उतना डेवलप नहीं था। आज आप देखिए 25 साल के अंदर हमारे पास अच्छे हाईवेज हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी पेयजल योजनाएं हैं, अच्छे शिक्षा के अच्छे संस्थान हैं और अच्छे खेल मैदान है, अच्छे हॉस्पिटल भी हैं। अब थोड़ा सा कमी पेशी किसी चीज में रहती है और उसमें उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके विभागीय मंत्री भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनके सहयोगी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा प्रयास कर रही है। तो क्षेत्र में लगभग यहाँ के दिन क्षेत्र में कैसे लगभग प्रयास। नैनीताल जिले में फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर जांच जारी है, जिसके तहत जिले के सभी तहसील में एसडीएम का एक्शन लगातार चल रहा। इस जांच के दायरे में प्रमाण पत्रों के अलावा राशन कार्ड भी लिए जा रहे हैं। तो वहीं इस मामले में एडीएम नैनीताल के मुताबिक 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त के दायरे में हैं। भी एसडीएम्स को, खास करके जो हमारी नीचे की तहसीलें हैं, पहाड़ से की तहसीलों में संभावना कम है, लेकिन सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि व्यापक रूप से जो भी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं विगत 10 वर्षों में, उनकी समीक्षा की जाए। इस समीक्षा के दायरे में अभी हमारे 2000 प्रमाण पत्र जो है स्कैनिंग किए जा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भी इसमें लगाया गया है। आईटीडीए से भी जो है ये अनुरोध किया गया है कि सॉफ्ट कॉपी इन प्रमाण पत्रों की हमें उपलब्ध करा दें। इनके बनाने के दौरान जो अभिलेख प्रयुक्त हुए हैं वो उपलब्ध करा दें, जिससे कि हम एक एक की समीक्षा करके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बने हैं उनको जारी रखेंगे, जो इलीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर बने हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। खबर कदरपुर से है, जहां पर आपको बताते चले कि इस वक्त गन्ना पिराई सत्र जारी है। किसान शुगर मिलों में लगातार गन्ना सप्लाई कर रहा है, तो वहीं पिराई सत्र शुरू हुए लगभग 1 महीना होने का है और अब तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया, जिस पर किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समय रहते गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है।
ये फार्मर जो हैं ये यूपी से कंपेरिजन कर रहे हैं। यूपी में रेट बढ़ गया, 400 रुपये रेट हो गया। और यहाँ पे हमारे उत्तराखंड सरकार में जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनकी मीटिंग 14 नवंबर को हो गई है और जल्दी ही उम्मीद है कि यूपी के कंपेरिजन में यहाँ का रेट 400 प्लस रहेगा। और ये हम लोग को भी एक तरह से वो ऐसे आश्वासन दिया गया है कि ये रेट बढ़ेगा, जल्दी ही सरकार से 5 रुपए ऊपर देते थे। यूपी सरकार ने कब का गन्ने का रेट बढ़ा दिया और इनकी 2 मीटिंगें भी हो गई और सब कुछ हो गया, पर रेट बढ़ा के राजी नहीं। क्या मतलब डग्गेबाजी करेंगे ये भी? मतलब क्या इरादे हैं इनके और क्यों नहीं रेट बढ़ा रही है, जबकि यूपी सरकार ने शुरू में ही बढ़ा दिया था। तो ये कहते थे कि जैसे ही वो बढ़ाएंगे हम बढ़ा देंगे, फिर बीच में कहने लगे कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें बढ़ा देंगे। सब कुछ हो गया लेकिन अभी तक रेट नहीं बढ़ाया गया और फिर कहते हैं कि गन्ना वो क्या करें। इनके आश्वासन तो कब तक रहे? कारगंज चीनी मिल से पुराने रेट पे ही मिल रहा है और बाजपुर चीनी मिल की जीएम साहब आए थे, उनसे मीटिंग हुई थी कि हम 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे। उन्हें अभी तक वो गारंटी चालू ना हुई। ये बाजपुर को भी बेचेंगे और ये कोऑपरेटिव चीनी मिल को सबको बेचेंगे और प्राइवेट पे देकर प्राइवेट से मार के प्राइवेट वाले आज ना तो कल मार के हमसे गन्ना लेंगे। चलो। अयोध्या में श्री राम मंदिर पर हुए ध्वजारोहण के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है। उत्तराखंड में भी आपको बताते चले कि बीजेपी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि ये करोड़ों श्रद्धालुओं की दशकों पुरानी प्रतीक्षा का फल है। साथ ही परिहार के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण के साथ राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो वहीं हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण है। हमारी प्रतीक्षा थी। आज विधिवत रूप से अयोध्या में श्री राम मंदिर में जो ध्वजारोहण हुआ है, उस ध्वजारोहण के होने से जो राम मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया थी आज विधिवत रूप से संपन्न हुआ है। हम सब भारतवासियों का सौभाग्य है कि भारत की आत्मा, भारत के सनातन का प्रतीक, भारत की संस्कृति और उसके रूप में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज वहां पर ध्वजारोहण किया है। और हम समझते हैं कि यह जो 5 दशक का संघर्ष था, ये जो न्याय प्रक्रिया थी, जो हमारा धैर्य था और जिसके कारण से हम सब लोगों ने आज के दिन की प्रतीक्षा की थी। रामनगर बावल के मुख्य आरोपी बीजेपी नेता मदन जोशी ने नाटकीय अंदाज में स्कूटी से कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। फरार चल रहे जोशी ने कहा कि वे कानून पर विश्वास रखते हैं, जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताया। पुलिस ने सरेंडर के बाद उनके प्रारंभिक पूछताछ शुरू की और अब मामले की कार्रवाई तेज होने की उम्मीद है। रामनगर कोतवाली में जो है सरेंडर करने जा रहा हूं और जैसा कि आपको 23 तारीख का जो घटनाक्रम है सबको पता है और सब विदित में उस घटनाक्रम से विगत 1 माह से घटनाक्रम चल रहा है। तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आज, क्योंकि हमारी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है, हम लगातार डीसी से लेकर एडी से लेकर हाई कोर्ट तक हमने प्रयास किया कि अग्रिम जमानत हमें मिल सके और हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद आज हम रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण और सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसी को लेकर हम न्यायालय के समक्ष गए थे और सच्चाई की एक दिन जरूर जीत होगी, मुझे पूरा भरोसा है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म यही सिखाता है कि हमको बचाना सिखाया है और सनातन धर्म ने कभी किसी को मारना नहीं सिखाया है। मदन जोशी जिंदाबाद। गणेश गोदियाल के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार नियुक्ति पर जनपद पौड़ी में खुशी की लहर है। कोटद्वार महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना बछवाड़ ने कहा कि गोदियाल के नेतृत्व में 2027 में कांग्रेस फिर से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने उन्हें सुझाव भी दिया कि नेता बताते हुए कहा कि गोदियाल सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं।
पिछली बार भी चाहे उन्हें कम समय मिला हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इस बार तो हमें 100% उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा आएगी, क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमारे उत्तराखंड के हैं और हमारे पौड़ी गढ़वाल के हैं। और हमारे पौड़ी गढ़वाल से अगर कोई बना है तो इसकी हमारी पूरी पौड़ी गढ़वाल की जितनी भी सीटें हैं उसमें भी फायदा मिलेगा। और वैसे भी गणेश गोदयाल जी सबके साथ समन्वय बिठाने में बहुत अच्छे हैं। हल्द्वानी में 7 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ हो गया है। सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की। इस मेले में सहकारिता से जुड़े स्टॉल के अलावा 150 से भी अधिक खान-पान, व्यंजन और स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सहकारिता लोगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अब तक सहकारिता के क्षेत्र में 8,000 से करोड़ के ऋण वितरित कर दिए गए हैं और आज भी सहकारिता से जुड़े कई किसानों को ऋण आवंटित किया गया है। देश में खुला इतने बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि पूरा भारत देश हमारा लेकर ऊपर तक सहकारिता के आधार पर आच्छादित हो और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कहीं भी बेरोजगारी न रहे, कहीं भी हाथ फैलाना हमको न दिखाई दे, जिस तरह से पहले चलता था। आज आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड इतना आगे बढ़ गया है। यहाँ के जो सहकारिता मंत्री जी हैं रात दिन लगे रहते हैं। कम से कम मुझे जहां तक ख्याल है कि 800 करोड़ के लगभग ऋण वितरित कर दिए हैं अभी तक। कोई कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। देश में तो कायाकल्प होने लगा है। उत्तराखंड भी लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र में। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यहां से मैसेज गया है वो अद्भुत है और अब आने वाले दिनों में इसके नए नए स्वरूप दिखाई देंगे। इस साल हम हर जिलों में सहकारिता मेले कर रहे हैं। अभी तक 6 जिलों में हो चुके हैं। आज इसका उद्घाटन हमारे माननीय सांसद जी ने किया है। कल इस मेले में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं कि सहकारिता विभाग के द्वारा हमने जो 0% पे ऋण अपने किसानों को दिया है, अभी तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं और 15 लाख किसानों को दे चुके हैं। आज भी हमने यहाँ पे 21 किसानों को लगभग 70 लाख रुपए का ऋण दिया है। और दूसरा, हम सहकारिता के क्षेत्र में पैक्स अब हर गांव में खोल रहे हैं ताकि किसानों को जो है अपने गांव में हर प्रकार की जो चीजें हैं वो मिल सके। तीसरा, हम अपने पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। चौथा, जो हमारे पैक्स हैं अब वो सीएससी सेंटर भी खोल सकते हैं, वो जन औषधि केंद्र भी खोल सकते हैं, वो पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं, वो हर प्रकार के काम कर सकते हैं। ये हमने अब उनके लिए व्यवस्था बना दी है। इसके बाद मेरा अनुरोध है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले